की शुरुआत में हमें जापान के शहर में एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें रोजाना की रूटीन अनुसार लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर रुकने वाली होती है, उसी समय सभी लोगों के मोबाइल में ये वार्निंग का सिग्नल मिलता है कि जापान में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से टकराया है। सभी लोगों को झटके महसूस होने लगते हैं। तभी अचानक जैसे ही ट्रेन टनल से जाती है, सभी लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और खामोशी छा जाती है। सभी लोग डर जाते हैं, पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि बाहर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनकी ट्रेन का डब्बा एक टनल के आखिरी छोर पर दिखाई दे रहा है और हर तरफ घना जंगल है। तभी सब लोगों को पता चलता है कि उनके सेल फोन्स के सिग्नल भी गायब हैं, जिसके कारण वो मदद नहीं मांग सकते। फिर उन्हें ये पता चलता है कि पूरी ट्रेन में से सिर्फ उन्हीं की कोच नंबर 5 बाकी रह गई है। सभी लोग मदद का इंतजार करने लगते हैं। उन लोगों में से एक व्यक्ति सैम होता है जो फायर फाइटर के लिए काम करता था। वो ट्रेन अटेंडेंट से मिलकर सभी यात्रियों को शांत करने में जुड़ जाता है और चेक करता है कि कहीं कोई घायल तो नहीं है। यहाँ हम एक महिला यूमी को देखते हैं जो कि उनकी मदद करती है। यूमी सैम से पहले मिल चुकी होती है, वो भी तब जब सैम उनके कॉलेज में आकर फायर फाइटर की ट्रेनिंग दी थी। उस दिन के बाद से यूमी सैम को काफी एडमायर करती है। दूसरी ओर शहर में सभी लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर ट्रेन के आखिरी 2 डब्बे कहाँ चले गए हैं। कोच नंबर 5 और 6 का पता लगाने के लिए टीम टनल में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, कोच नंबर 6 अभी भी मिसिंग होती है, क्योंकि अभी हमें मूवी में सिर्फ कोच नंबर 5 और इसके लोग दिखाई जाते हैं कि यूमी, सैम और उसके एक व्यक्ति टनल के अंदर जाकर देखने लगते हैं और जैसे ही वो टनल की दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि पृथ्वी पर अब कोई भी जीवित नहीं है और ना ही किसी बिल्डिंग का नामो निशान बचा है। हर तरफ देखकर ऐसा लगता है कि कई सालों से यहाँ पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहता है। सभी लोग पास एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं ताकि पूरे एरिया को गौर से देख सकें और पहाड़ी के छोर पर पहुँचते ही वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पृथ्वी को वो जानते थे वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और इसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा और हर तरफ रेगिस्तान और चंद पहाड़ियाँ हैं और मानो जाति के जीवन का एक भी निशान ही है। वापस आते ही सभी लोग अपनी इस खोज के बारे में सबको बताते हैं, जिससे सब और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आए हुए 7 घंटे बीत जाते हैं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि कोच में वो सभी लोगों के नाम लिस्ट में लिखेंगे। मालूम करने पर पता चलता है कि कोच में लगभग 40 लोग हैं, जिनमें ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और आगे हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इसके बाद एक महिला रैनी नेवन के बैग से खाना चुराती है और जैसे इस महिला को अपना बैग खाली मिलता है तो रैनी नेवन पर इस बात का इल्जाम लगा देती है और सभी लोगों के सामने उसे क्रिमिनल कहती है। नेवन इसकी बात नहीं मानता और सभी लोगों को बताता है कि बगैर सबूत के वो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। चोरी करने वाला इस ट्रेन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी नेवन के हक में खड़ा नहीं होता। इसलिए वो गुस्से में आकर ट्रेन को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि एक व्यक्ति ने एक्सीडेंटली रैनी को खाना चुराते हुए सेल फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरी ओर नेवन मदद के लिए जंगल छान रहा होता है और तभी वो एक गड्ढे में गिरने लगता है। सैम और यूमी वहां आ जाते हैं और उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोगों को यकीन आ जाता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं था और वो सचमुच यहाँ फंस गए हैं। ट्रेन के यात्रियों का दिमाग खराब होने लगता है, वो आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ यात्री आसपास की वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाते हैं, जहाँ उन्हें दूर से बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है। ये टावर देखने में काफी पुराना होता है, जैसे कई साल गुजरने के बाद वो नष्ट हो गया हो। सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जापान की न्यूज में कुछ दिन पहले इस टावर को बनाने की खबर छपी थी, जो सन 2026 में बनाया जाने वाला था और जिस समय से सभी लोग आए थे वो 2023 का था। इसके बाद एक व्यक्ति कैन को जंगल में एक ड्रिंक का कैन मिलता है, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 होती है। यात्रियों के लिए ये सारा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। तभी ट्रेन में एक बायोलॉजिस्ट को पूरा पौधा मिलता है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया होता है, यानी उसे बनाने में लगभग 40 साल का समय लगता था। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ट्रेन यात्रियों को ये अंदाजा होता है कि किसी तरह से सभी लोग फ्यूचर में 40 साल आगे आ गए हैं और वो 2023 से 2063 के समय में पहुंच गए हैं। दूसरी ओर ट्रेन के खोए हुए डब्बों की खबर पृथ्वी पर हर जगह फैल जाती है। उधर बिना पानी और खाने के 2 दिन गुजर जाते हैं। सैम और यूमी बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए ट्रेन के ऊपर प्लास्टिक बिछा देते हैं। इसके बाद अगले दिन सैम और बाकी लोग मिलकर पानी की तलाश के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं।
जहाँ उन्हें पानी के सबूत मिलने लगते हैं। सबूतों का पीछा करने के बाद उन्हें गीली जमीन मिलने लगती है और उसके बाद उनको एक छोटा सा वाटरफॉल मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यूमी को पता चलता है कि नेवन के बैग में जेल से आने वाले जो लेटर्स हैं वो इसके भाई ने लिखे हैं और वो 2 दिन पहले जेल से रिहा हो गया था। वो अपने भाई और अपने पेरेंट्स की कहानी सुनाता है और बताता है कि उनका बचपन बहुत ही मुश्किल भरा था क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत ही बुरे थे और नेवन को अपने नन्हे भाई की और घर चलाने के लिए छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा था। इसलिए उसने बार्बर की शॉप पर काम किया, लेकिन समय गुजरने के साथ उसका भाई नशे का आदी बन गया और इल्लीगल काम करने लगा। अपने भाई के रास्ते पर चलने के बजाय उसने अपने माता पिता का रास्ता चुना और वो एक बुरा व्यक्ति बन गया। सभी लोगों को लगता था कि नेवन बुरा आदमी है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद सभी लोग उससे माफी मांगते हैं। सब लोगों की दोस्ती काफी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ नेवन यूमी को चाहने लगता है और यूमी सैम को पसंद करने लगती है और सैम यूमी को। इस तरह यहाँ पर एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और सभी लोग बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं और पानी इकट्ठा करने लगते हैं और उनमें एक नई उम्मीद जागती है। पानी की दुविधा नई आने वाली दुविधाओं में से सिर्फ एक होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैन, जो कि बायोलॉजिस्ट होता है, खाने लायक पौधे ढूंढने में सभी लोगों की मदद करता है। इसके बाद सभी लोग खाने लायक पौधे ढूंढने लगते हैं। यूमी एक्सीडेंटली एक जहरीला पौधा खा लेती है, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है। इस नए वातावरण में घुलने मिलने के लिए सभी लोग जंगल के दरख्तों से अपने काम की चीजें बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि एटीएम कार्ड को तेज करके इसका चाकू भी बना लेते हैं। नए दौर के लोग मिलकर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को रहने लायक बना लेते हैं और ऐसे टूल बना लेते हैं जिनसे वो आग लगा सकते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कठिन समय आने पर इंसान अपनी कला का उपयोग करके क्या क्या अचीव कर सकता है। सभी 40 लोग एक दूसरे को उसकी कला से पहचानने लगते हैं। इसके बाद शैन और बाकी लोगों को घने जंगल में पहली बार कोई और व्यक्ति दिखाई देता है जो घायल होता है। उसको पकड़ने की कोशिश में शैन भी घायल हो जाता है। इसके बाद एक मेडिकल स्टूडेंट यूटू शैन के घाव को भरने के लिए सभी लोगों की मदद करता है। ट्रेन के लोग शैन के दिए हुए नॉलेज से एंटीबैक्टीरियल पत्तियां तलाश करने में सफल हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल घाव पर करते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। 3 मुश्किल दिनों के बाद शैन रिकवर हो जाता है और सभी लोगों को इस एग्रेसिव आदमी के बारे में बताता है जो इसे जंगल में दिखा था। इसके बाद सभी लोग याची की बात मानते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था। वो सभी लोगों को फंदा बनाकर देता है और ये तरीका कामयाब हो जाता है। इस फंदे में किसी के फंसने की खबर मिलती है। देखने पर पता चलता है कि वो एक बच्चा होता है जो इस ट्रैप से आजाद होकर जंगल की ओर भाग जाता है। सैम, यूमी और नेवन इसका पीछा करते हैं, लेकिन वो काफी आगे निकल जाता है, यहाँ तक कि वो नदी को पार कर जाता है। इससे पहले कि वो इसका मजीद पीछा करते, वो घने जंगल में गायब हो जाता है। यहाँ पर सैम सभी से अपनी पास्ट की कहानी शेयर करता है कि कैसे अपने सीनियर्स की बात ना मानने पर सैम के सीनियर की दोनों टांगे जाया हो गई। सैम इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और इसे गिल्ट के कारण उसने लोगों की मदद करने का रास्ता चुना। अंधेरा होते ही बच्चा वापस आ जाता है, लेकिन अकेला नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग इसके साथ होते हैं। इसके बाद उन्हें ऐसी लोकेशन पर लाया जाता है जहां उन्हें खोई हुई दूसरी कोच भी मिल जाती है जिस पर नंबर 6 लिखा होता है। यहाँ पर ये गुत्थी सुलझ जाती है कि ट्रेन का दूसरा डब्बा कहाँ गया था। इस डब्बे के लोगों ने हेक्टर नामी व्यक्ति को अपना लीडर चुन रखा होता है। सभी लोग आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कोच नंबर 6 पानी के पास आकर गिरी, जिसके कारण उन्हें पीने का साफ पानी और खाने के लिए मछली मिलती रही और उन्होंने उस जगह को रहने लायक बना दिया, जिसमें उन्होंने किचन्स बनाए, यहाँ तक के टॉयलेट्स भी। इसके बाद नेवन उस व्यक्ति को पहचान लेता है जिसने शैन पर हमला किया होता है। वो अपने किए पर माफी मांग लेते हैं और बताते हैं कि ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो डर गए थे। फिर हम देखते हैं कि यूमी और सैम हेक्टर से पूछते हैं कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि हम फ्यूचर में आगे आ गए हैं, जिस पर हेक्टर बताता है कि पास ही एक शिप से उन्हें रेडियो ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें ये बताया गया है कि ये 2063 का साल है। इसके बाद हेक्टर सभी लोगों को ये भी बताता है कि कैसे उसे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली कि 2023 के लगभग 3 साल बाद एक बहुत मेटावर गहरे समंदर में जा गिरा, जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ी सुनामी और भूकंप आने लगे और करोड़ों लोगों की जान चली गई। डस्ट के कारण पूरी दुनिया पर मिट्टी के बादल छा गए, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर ना पड़ सकी और जमीन का वातावरण बदल गया और सभी मानव जाति धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर पहले जैसी हरी होने लगी, लेकिन बगैर इंसानों के। हेक्टर अभी से कहता है कि उन्हें समय में वापस जाने का मौका मिला तो इन्हें 2023 में वापस जाकर सभी लोगों को इस मेटावर के गिरने से पहले ही संतरित कर देना चाहिए, ताकि करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके और लोगों में उनके अपने परिवार भी शामिल हैं।
अगले सीन में हम यूमी और रैनी को देखते हैं कि जो जंगल से गुजर रही होती हैं और उन्हें तब मालूम पड़ता है कि जमीन पर किसी की डेड बॉडी है। जैसे ही वो इसके करीब जाती हैं तो कोच नंबर 6 के लोग वहां आकर उन्हें रोक लेते हैं और कोच नंबर 5 के लोग इस बारे में बताने से मना करते हैं। वो लोग यूमी और रैनी का घेराव कर लेते हैं। यूमी और रैनी दोनों वहां से भाग निकलते हैं। यूमी उनका ध्यान बटाती है ताकि रैनी इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी दे सके। जैसे ही सैम और नेवन को इस बारे में मालूम होता है, वो यूमी को बचाने के लिए कोच नंबर 6 की ओर भाग निकलते हैं। दूसरी ओर यूमी भागते भागते उस शिप तक आ पहुंचती है जो बहुत समय पहले हेक्टर को यहाँ पर मिली थी। कोच नंबर 6 में पहुंचते ही नेवन हेक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, जिस पर हेक्टर बताता है कि जब वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुंचे तो ट्रेन में एक क्रिमिनल व्यक्ति ने सभी लोगों में खौफ फैला दिया था और वो उनकी जान लेना चाहता था। सेल्फ डिफेंस करते हुए हेक्टर के कारण उस आदमी की जान चली गई, जिसके बाद सभी लोगों ने हेक्टर को अपना लीडर मान लिया। फिर हम देखते हैं कि यूमी जो कि इस शिप में छुपी होती है, वो हेक्टर की कम्युनिकेशन डिवाइस को नष्ट करते हुए देख लेती है। हेक्टर यूमी को देख लेता है और यूमी को सच्चाई बता देता है कि उसका मानना है कि सभी लोगों को अपने समय में वापस जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और यहीं पर दुनिया बसा लेनी चाहिए और एक नई सोसाइटी बनानी चाहिए। यही उनके लिए ठीक रहेगा और वो कभी नहीं चाहता कि लोग इस समय को छोड़कर वो चले जाएं। वो यूमी को बताता है कि अपने असली समय में वो एक कंपनी के लिए काम करता था और वहाँ वो लूजर समझा जाता था, लेकिन यहाँ वो एक लीडर है, इसलिए इस समय की जिंदगी उसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद हेक्टर यूमी को शिप में बांध देता है क्योंकि वो इसके राज जान जाती है। यूमी के खो जाने से सभी लोगों के बीच टेंशन और भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर हेक्टर सभी लोगों के बीच ये गलत फहमी फैलाने लगता है कि कोच नंबर 5 के लोग हमारा सामान और हमारी जरूरत की चीजों को चुराना चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ग्रुप आपस में भिड़ने लगे। मौका देखते ही हेक्टर यूमी को हमेशा के लिए खत्म करने निकलता है, लेकिन यूमी वहां से निकलने में सफल हो जाती है और ग्रुप के पास वापस आ जाती है और हेक्टर की सारी सच्चाई बता देती है। ये देखते ही सभी ग्रुप के लोग हेक्टर की सच्चाई जानकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। हेक्टर इस समय में रहने के फायदे बताने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि जरा सोच कर देखो कि आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत कम पोल्यूशन है, अच्छा वातावरण है, खाने पीने को बहुत कुछ है। यहाँ सभी सारी जिंदगी बहुत आराम से बिता सकते हैं, लेकिन हेक्टर की असलियत जानने के बाद कोई भी इसका साथ नहीं देता। इससे पहले कि ग्रुप के लोग हेक्टर की जान ले लेते, हेक्टर नेवन के हाथ में एक किताब दे देता है जो इस शिप से मिली थी और उसमें लिखा होता है कि उस टावर की मदद से वो लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और समय में पीछे जा सकते हैं। ये बात जानते ही रात के समय एक कपल इस लोकेशन तक आ जाता है और वहाँ उन्हें एक चमकता हुआ मेटेओराइट दिखाई देता है जो जमीन में फंसा होता है। इस मेटेओर में बहुत अजीब और रहस्यमय शक्ति भी होती है। ये इस मेटेओराइट के अंक होते हैं जो 2023 में पृथ्वी से टकराया था। दूसरी ओर 2023 के समय में एक वैज्ञानिक रे को ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से ये मालूम पड़ता है कि ट्रेन एक वर्म होल में खो गई थी और टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी, लेकिन कौन से समय में, ये बात अभी भी रहस्य था। इसके बाद हेक्टर के प्लान को छोड़कर कोच नंबर 6 के सारे लोग कोच नंबर 5 से मिल जाते हैं और मिलकर इस मेटेओराइट को जानने की कोशिश करते हैं। सैम बताता है कि इस मेटेओराइट में मैग्नेटिक शक्ति है और अगर वो मिलकर दिमाग लगाएं तो इस मैग्नेटिक शक्ति को बढ़ाकर इस्तेमाल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें बताता है कि टेलीपोर्ट होने से पहले उन्होंने आसमान में एक जलती हुई रोशनी देखी थी। दूसरी ओर रे सभी लोगों को बताता है कि इस ट्रेन की टेलीपोर्टेशन किसी मेटेओराइट के गिरने से नहीं बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हुई है, जिसका मतलब होता है कि जब भी कोई सितारा अपनी आखिरी उम्र को पहुंचता है तो इससे खास तरह की एनर्जी निकलती है जिसका असर स्पेस और टाइम पर पड़ता है और उसके बीच में आने वाले ग्रह पर भूकंप आने लगता है, यहाँ तक कि इस प्लेनेट पर ब्लैक होल्स और रिफ्ट पैदा होने लगते हैं। सभी लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें सुपरनोवा एक्सप्लोजन की एनर्जी का उपयोग करने के लिए या तो फिर नेचुरल किसी एक्सप्लोजन का इंतजार करना होगा या फिर मेटेओराइट के टुकड़ों से आर्टिफिशियल एनर्जी बनाने का तरीका ढूंढना होगा। अगला दिन काफी ज्यादा चैलेंज से भरा होता है। तेज तूफान के कारण सभी लोगों के शेल्टर तबाह हो जाते हैं और उनके इस्तेमाल लायक सामान और खाना भी नष्ट हो जाता है। बारिश से बचने के लिए सभी लोग टनल के पास आ जाते हैं जहां यीची ट्रेन का दरवाजा खोलता है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन हो चुका है जो बारिश और तेज तूफान के कारण ओपन होने लगता है। ये होल पास आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। तो तभी अचानक एक यात्री की जेब से डॉल निकालकर इस होल में चली जाती है। ये देखते ही सब लोगों में उम्मीद जाग जाती है कि शायद ये समय में वापस जाने का पहला और आखिरी मौका है। ये चीज इस वर्म होल में एंटर होने की कोशिश करता है। सैम उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। तूफान के थमते ही वर्म होल भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। दूसरी ओर सन 2023 में 2 डिटेक्टिव खोई हुई ट्रेन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं।
तभी उन्हें जमीन पर पड़ी हुई वो डॉल मिलती है जो इस वर्म होल के द्वारा 2060 के समय से 2023 में आ जाती है। ये डॉल उन दोनों को मिल जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वापस 2060 के समय में सभी लोग मिलकर ये खोज लगाते हैं कि वर्म होल को ओपन करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की जरूरत है। इसलिए सर्च करने पर उन्हें बिजली की कुछ वायर्स और पोल दिखते हैं। उनमें उम्मीद जाग जाती है कि वो आर्टिफिशियल पावर जनरेट करके वर्म होल को दोबारा ओपन कर सकते हैं। कई दिनों की सख्त मेहनत और खुदाई करने के बाद फाइनली सभी लोग एक पुराने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के करीब आ जाते हैं जो समय के साथ रेत में दब चुका होता है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पावर स्टेशन अंदर से बिल्कुल नए जैसा होता है। सभी लोग इस बात को जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस पावर प्लांट में अभी भी इस्तेमाल लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व होती है। सिस्टम की छेड़छाड़ करते हुए वो बिजली को ऑन कर लेते हैं और बिजली के ऑन होते ही उनकी ये कामना जाग जाती है कि वो वर्म होल को दोबारा बनाने में सफल हो सकते हैं। वो पावर प्लांट की एनर्जी की मदद से कोच नंबर 5 पर इलेक्ट्रिक सिटी वायर्स को सेट कर देते हैं और ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं तूफान के आने से वो एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सके। नेवन को तूफान के संकेत दिखाई देने लगते हैं और तभी उसे वहाँ खड़ी यूमी दिखाई देती है। वो यूमी से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि अभी भी समय है, अगर वो इरादा कर दे तो दोनों यहीं पर रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन यूमी साफ साफ इस बात से इनकार कर देती है। नेवन यूमी के करीब आ जाता है और दूसरी ओर सैम ये देख लेता है। नेवन ये देखते ही पीछे हट जाता है। सैम समझ नहीं पाता कि उस समय इसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि तूफान के आते ही वर्म होल फिर से बनने लगता है और इस बार इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। सभी लोग ट्रेन के डब्बे में वापस एकत्रित होने लगते हैं। काफी चैलेंजेस का सामना करने के बाद फाइनली सभी लोग कोच के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन का डब्बा वर्म होल में तेजी से खींचा चला जाता है। सभी लोग इस उम्मीद के साथ ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं कि वो अपने समय में वापस आ चुके हैं। इसके बाद एक सिक्योरिटी कर्मचारी ट्रेन का दरवाजा खोलता है। सभी लोग इससे तारीख पूछने लगते हैं जिस पर वो अपना मोबाइल दिखाकर सभी लोगों को बताता है कि आज मई 2026 है। सभी यात्री ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि वो अपने असली समय में लगभग 3 साल आगे आ चुके हैं और ये वो साल होता है जिसमें ठीक 1 साल बाद मेटावराइट जमीन से टकराने वाला है। इसके बाद सिक्योरिटी टीम अपना काम करने लगती है और सभी यात्रियों के टेस्ट करती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं वो फ्यूचर से रेडिएशन और इन्फेक्शन तो अपने साथ नहीं लेकर आए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम सभी लोगों का इंटरव्यू लेती है। उसमें सभी लोग एक एक करके अपनी कहानी सुनाते हैं। सभी लोग सारे सबूत भी सामने रखते हैं जिसमें सन 2026 के समय का पौधा, वो एक डायरी और जिसपे ये सब कुछ लिखा होता है कि ठीक 9 दिसंबर 2026 को वो मेटावराइट जमीन से टकराएगा। सब कुछ जानने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम सभी लोगों पर शक की निगाह से देखती है और उन्हें ये आइडिया बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई कैसे 2023 से 2060 का सफर करके फिर वापस उसी समय में आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग 3 साल बाद अपने अपने परिवार से वापस मिल जाते हैं और ये काफी इमोशनल समय होता है और टाइम ट्रेवलर्स के लिए ये सिर्फ 5-6 महीने की बात होती है। नेवन जैसे ही अपने परिवार को देखता है उसे उसका भाई दिखता है जो कि एक शरीफ आदमी बनकर जेल से आजाद हो चुका होता है। उसने इन 3 सालों में अपने भाई को बहुत मिस किया होता है। फैमिली की रीयूनियन हो जाती है और सभी लोग काफी इमोशनल दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी और बाकी लोगों के परिवार काफी परेशान दिखाई देते हैं। ये खबर जान करके 1 साल बाद ये पृथ्वी खत्म होने वाली है। सभी सबूतों को ठीक तरह से देखने के बाद वैज्ञानिक ड्रे इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये सभी यात्री सच बोल रहे हैं और ठीक 2026 के समय में मेटावराइट जमीन से टकराने वाला है। सभी सर्वाइवर्स गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर सोशल मीडिया पर सारी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके और वो इसमें सफल हो जाते हैं और उनकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं और लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।